हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 6 जो है रसायन विज्ञान। और ये किसके लिए है? आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। जो बुक है वो अंकित भाटी सर की बुक है, जिसमें हम लोग चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज चैप्टर 6 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रसायन विज्ञान से क्या क्या पूछे गए हैं आरपीएफ कांस्टेबल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है। परमाणु क्रमांक अर्थात क्या कहता है? एटॉमिक नंबर जो पीरियोडिक टेबल में रहता है ना, केमिस्ट्री के जितने भी आयन है, एटम्स है या फिर मॉलिक्यूल, सब सब क्या है, पीरियोडिक टेबल में दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी में पीरियोडिक टेबल को आपको याद करनी है, सारे के सारे जितने भी एटम्स हैं। तो उसमें से जो बोरॉन तत्व का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 5। ठीक है, और सभी याद करने होते हैं, पीरियोडिक टेबल में सब मिल जाएगा आपको। उसमें से जो आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन ये बोरॉन का है। ओके, थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। चलिए देखिए, बोरॉन तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो 5 होता है। और बोरॉन तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो 3 बचते हैं। जैसे कि 2 8 8 8 कैसे फॉर्मूला बनता है ना, तो उसी तरह से जैसे 5 का बोरॉन है, बोरॉन का जैसे एटॉमिक नंबर 5 हो गया, तो इसका पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे? सबसे पहले 2 रहता है, ये आपको याद करना है, केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे। पहले 2 होता है, उसके बाद 5 भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 3 करना पड़ेगा। ठीक है, शुरू में 2 होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 फिर 8 फिर 8 ऐसे करके होता है। तो अगर 5 एटॉमिक नंबर पूरा करने के लिए सबसे पहले शुरू में तो 2 होगा, 2 उसके बाद वो 5 करने के लिए 3 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो वही 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखेंगे। और बोरॉन से वो जो आवत सारणी वही पीरियोडिक टेबल होता है कि उसके वर्ग में 13 में से स्थित रासायनिक तत्व हैं, जिसके अंतर्गत अन्य तत्व बोरॉन, जैसे बोले बोरॉन होता है, एल्यूमिनियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है और थेलियम होता है। इसी ये सभी के सभी होते हैं। ठीक है ना, ऐसे याद करने हैं आपको। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एडिपिक अम्ल मतलब एडिपिक जो एसिड होता है उसका यूपीएक नाम क्या होता है, यानी IUPAC इसका नाम क्या होता है? तो आप कहोगे ये जो हेक्सेन डाइऑक्टा एसिड होता है ना, वो होता है, क्योंकि उसमें 6 तत्व होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि उसको कैसे लिखा जाता है, आप 6 होते हैं ना, तो मतलब हेक्सा मतलब 6 होता है। ठीक है, 6, तो आप इसको हेक्साडाइनिक मतलब C एक 3 हो गया, फिर 4 फिर 5 फिर 6 हो गया। उसके बाद OHO और OH इधर इधर हो गया, और ऊपर ऊपर निकाल देते हैं आयन, ऐसे करके इसको और डायग्राम के टाइप का बनाते हैं। जो होता है क्या होता है? हेक्सानिडोइक एसिड। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, केमिस्ट्री में आपको ये क्लास 10 से ही पूछे जाते हैं। इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको अगर डिटेल्स में पढ़ना हो तो क्लास 10 का आप निकाल के इसको कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मतलब क्या? जो चींटियाँ काटती है ना, चींटियाँ जब काटती है ना, तो वो अपने हमारे अंदर फॉर्मिक एसिड छोड़ जाती है, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा दर्द होता है जब चींटी काटती है। तो ये फॉर्मिक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। और इसका आयनीकरण जो न्यूनतम कितना होता है? तो याद रखेंगे, इसका होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। ठीक है, याद रखेंगे। और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला नहीं होता है, मतलब उसको केमिकल नेम में क्या लिखते हैं? HCOOH में ऐसा करके लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो इनमें से कौन है? तो चलिए डिटेल्स में आंसर में देखते हैं। ये रहा ऑप्शन नंबर डी में बता रहा है, क्या है? रेयान। रेयान है, मतलब कि इसमें से लकड़ी की लुगदी पर जो रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया गया फाइबर है वो रेयान होता है। ठीक है, यही डिटेल्स में थोड़ा जान लेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल में ये पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 2019 में पूछा गया है। रेयान एक निर्मित पुनर्जीवित सेल्यूलोज फाइबर होता है, और यह मुख्य रूप से लकड़ी की लुगदी यानी शुद्ध सेल्यूलोज से निर्मित होता है, जो एक अर्धकृत्रिम फाइबर होता है। अर्धकृत्रिम फाइबर मतलब आधा फाइबर, और विघटित होकर रेशम निर्माण के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद लगभग शुद्ध सेल्यूलोज के सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं। क्योंकि रेयन मतलब ये वो सिल्क होता है, सिल्क नहीं होता है। रेयन फाइबर टाइप प्राकृतिक रूप से बनने वाली पॉलीमर से निर्मित होती है, और इसे एक अर्ध सिंथेटिक फाइबर माना जाता है। वो फाइबर होता है रेयन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में।
5 में कहता है लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है। तो लाल मिट्टी का लाल रंग जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड मतलब जो आयरन आयरन होता है ना, फेरिक ऑक्साइड, वो इसी की वजह से होता है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से देखिए, फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। किसी भी मिट्टी द्वारा दिखाए गए रंग उस मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों के कारण होता है। मिट्टी के रंग को निर्धारित करने के लिए एक मुख्य कारक ऑक्साइड की संरचना होती है। और लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। मैंने बोला था ना अभी, एफ जो है ना आयरन को डिनोट करते हैं, इसलिए फेरिक ऑक्साइड के हैं। लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है तथा आयरन ऑक्साइड का रंग लाल भूरे रंग का होता है, इसलिए लाल मिट्टी लाल रंग की दिखाई देती है। ठीक है ना, याद रखेंगे किसके मौजूद के कारण, ये रहा फेरिक ऑक्साइड के मौजूद के कारण, क्योंकि आयरन मौजूद रहता है, बस इसलिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में कहता है मैलोनिक अम्ल का यूपैक नाम क्या है। यूपैक नाम सभी का याद करना होता है, जो आपको क्लास 10th के क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। बाकी जो वो पूछे गए वो यहाँ पे मौजूद हैं, देख लिए। मेलोनिक एसिड, इसका यूपैक नाम होता है प्रोपेडिनोइक एसिड, जो कि आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसे लिखा जाता है, उसका डायग्राम। ठीक है, ये 3 गो सी है, फिर लास्ट में एच ओ, इधर ओ एच, फिर ऊपर एच, नीचे 2 को। ठीक है, ये होता है प्रोपेनिडोइक एसिड। आगे बढ़ेंगे, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में कहता है कि एल्युमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है। एल्युमिनियम जो होता है ना, एल्युमिनियम, उसका एटॉमिक नंबर ये ऐसे पूछा गया था, इसका 13 होना चाहिए। ठीक है, 13 है, आपको याद करना पड़ेगा ये सब टोटल के टोटल। ठीक है ना, पता नहीं कहाँ से पूछ देगा, इसलिए आरपीएफ एसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया है एल्युमिनियम को लेकर। बाकी कौन सा एग्जाम में क्या पूछ दे क्या पता किसी को। ठीक है, तो आरपीएफ एसआई के एग्जाम में ये पूछा गया एल्युमिनियम को लेकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। ये देखिए कहता है कि एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व है, जो केमिकल एलिमेंट होता है ना वो, जिसका प्रतीक होता है एल, मतलब उसको नाम जैसे शॉर्ट में नाम बोलते हैं एल। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 13 होता है, यानी एटॉमिक नंबर। और उसका जो एटॉमिक मास होता है ये भी याद करना होता है, 26.98 होता है। और इसको यू से डिनोट करते हैं ऐसे करके, ऐसे उल्टा उल्टा वाला। ठीक है, याद रखेंगे। और एल्यूमिनियम का प्रयोग किस में होता है, जैसे कि मूर्ति बनाने में होता है, बर्तन बनाने में, कार बनाने में, पावर लाइन, भोजन दवाइयों के पैकेजिंग में, कंप्यूटर बनाने में, विमान आदि में होता है एल्यूमिनियम का प्रयोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, और 8 में कहता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब पूछे जाते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आप याद रखेंगे ये चैडविक, जेम्स चैडविक जो था उसके द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने की थी, कब, 1932 में की थी। और न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। ठीक है, जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं मतलब, नाभिक मतलब उसके मतलब बीचों बीच में, नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ होता है। ठीक है, ऐसे करके वो, और इसे एन से दर्शाया जाता है, एन मतलब छोटा है। ठीक है, आगे आगे पॉइंट में कहता है कि चैडविक ने बेरिलियम की एक विद्युत बोल रहा हूँ, बहुत पतली शीट पर कणों की बमबारी की थी, तब बेरिलियम से एक प्रकार की किरण निकलती है। जेम्स चैडविक ने इस किरण के अध्ययन के फलस्वरूप बताया कि ये किरणें विद्युत उदासीन कणों से मिलकर बनी हुई है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है उसका मास इसको याद रखना होता है, 1.0086 AMU होता है। AMU जो होता है यही उसका जो यूनिट होता है मोलिक्यूल्स का। ठीक है, तो 1.0086 ये याद करना होता है। क्लास 10 में सबको मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये सब स्कूल से ही 10th क्लास के बेसिस से ही पूछा जाता है, कोई हाईली एडवांस लेवल पे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है। ये भी 10th में ही मिल जाता है, 1.54 होता है। एक लिस्ट डायग्राम मिल जाता है, क्लास 10th के बुक्स में आपको मिल जाएंगे केमिस्ट्री के। आरपीएफ कांस्टेबल में ये पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी जो ऑप्शंस में उसके भी पीरियोडिक टेबल आप कर लोगे तो आप सोच लो कि पूरा केमिस्ट्री खत्म कर दिए। ठीक है, उतना ही पूछा जाता है। सेंधा नमक का जो अपवर्तनांक है वो होता है 1.54, बेंजीन का होता है 1.50, बर्फ का होता है 1.31 और मिट्टी के तेल का होता है 1.44। ये सब जो ऑप्शंस में उसके लिए डिस्कस किया गया है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। केमिस्ट्री में आप पीरियोडिक टेबल करो ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 आप पूछता है सल्फर के लिए क्या प्रतीक है। सल्फर जो होता है उसको डिनोट किससे करते हैं। सल्फर मतलब जो एक सल्फर होता है ना, ऐसे करके लिखते हैं, तो उसको किस नाम से डिनोट करते हैं, तो सिंपल सा एस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से 2019 में। सल्फर का प्रतीक एस है, डिटेल्स में जानेंगे। और सल्फर का जो एक गंधक या फिर रासायनिक तत्व होता है, जो मतलब थोड़ा सा स्मेल करता है। और परमाणु संख्या कितनी है, 16 है, आपको ये भी याद रखनी है, 16 है। और इसका जो एटॉमिक मास है वो 32.1 है, ठीक है। ये देखो ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, ये दोनों याद रखने हैं। आगे कहता है ये आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन के ग्रुप में ये आता है, और ये एक चमकीला और पीला क्रिस्टलीय ठोस है यानी सॉलिड है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अम्लीय वर्षा मतलब एसिड रेन जो होता है वो तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान इससे कम होगा। किससे कम होगा, जब एसिड रेन होगी, तो आप कहोगे 5.6 से कम होगा, तभी वो एसिड रेन होगी। एसिड रेन मतलब क्या कि वर्षा जब होती है ना, वो एसिड थोड़ा सा जलेगा, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से 2019 में। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। वर्षा का पानी जब अम्ल के साथ यानी एसिड के साथ धरातल पर पहुंचता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 या फिर साधारण जल से 6.5 से अधिक यानी 8.5 के बीच में हो रहा है। यानी आप साधारण से बोलोगे कि 7, लगभग 7 होता है, ठीक है। ये शुद्ध जल मतलब प्योर वाटर का। और अम्लीय वर्षा जिसका पीएच स्तर होता है, अम्लीय वर्षा मतलब एसिड रेन, वो अभी बोले ना कि 5.6 से कम होगा, तो वही 4.5 से लेकर 5.6 के बीच में होना चाहिए। तो आप एसिड रेन में उसको काउंट करोगे, अगर पूछा जाएगा, पीएच मान पूछा जाता है, आप याद रखोगे, क्लास 10 में सब मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में कहता है कि गैलियम जो तत्व है उसका परमाणु नंबर मतलब एटॉमिक नंबर उसका कितना है। तो आपको सभी को याद रखना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल आप देखोगे ना सब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो पीरियोडिक टेबल गैलियम का कितना है एटॉमिक नंबर, आप कहोगे 31 है, ठीक है। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए थोड़ा डिटेल्स में। गैलियम एक रासायनिक तत्व है और इसका प्रतीक जो है जी है। गैलियम को किससे करते हैं, इसको Ga से याद रखते हैं। और यह तत्व प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। एटॉमिक नंबर इसका 31 है। और एटॉमिक मास ये भी पूछा जाता है, परमाणु भार ये पूछा ही जाएगा, आपको इसको भी याद रखनी है 69.73 AMU। AMU जो होता है वो इसका यूनिट होता है। और गैलियम एक नरम चांदी की तरह सफेद धातु है जो मानक तापमान व दाब पर तरल रूप में पाई जाती है। और गैलियम के परमाणु में जो 31 इलेक्ट्रॉन हैं, 31 प्रोटॉन होते हैं और 39 न्यूट्रॉन तथा 4 एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से यूपीए का नाम पूछा गया है, किसका, ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड का यूपीए का नाम पूछा गया है, आप इसका जवाब दोगे एथेनोइक एसिड का, ठीक है। ये आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसका है नेम, इसको डिनोट करते हैं ऐसे डायग्राम से, देखिए तोड़ के एथेनोडोइक एसिड है, ये यूपीए का नाम है इसका। और अदर्स नाम इसको बोलते हैं वुड ब्लीच कहते हैं या फिर ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला है, याद रखेंगे C2H2O4। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर कहता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है वो CH3COOH का आयनीकरण नियंत्रक कितना होता है, तो याद रखेंगे इसका नियंत्रण होता है 1.74 × 10⁻⁵, ठीक है। एसिटिक अम्ल का CH3COOH का आयनीकरण होता है, ये देख आयनाइजेशन। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में पूछा गया है कि कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जो संयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है, तो आप याद रखेंगे श्रृंखलन कहलाती है। श्रृंखलन मतलब एक के बाद ऐसे करके जो पेयर्स होता है ना, वो आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ संयोजक बंधन बनाने की विशेषता श्रृंखलन कहलाती है। मतलब जो अभी कुछ देर पहले देखे ना कि C H इधर OH, वही श्रृंखला में लिखना होता है, OH इधर HO होता है, फिर ऊपर H, फिर इधर H, ऐसे करके, ठीक है, याद रखेंगे। आगे दूसरा पॉइंट में कहता है कि रासायनिक आबंध एक रासायनिक यौगिक को जन्म देने के लिए 2 या 2 से अधिक परमाणुओं, अणुओं या फिर आयनों के बीच के एक रासायनिक आबंध का निर्माण करता है। और कार्बन आधातित्व और सहसंयोजक आबंध बनाता है। और सहसंयोजक आबंध वह आबंध है जो परमाणुओं के बीच गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है तथा जब ऊंचाई बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा भी घटेगी, ठीक है। और विकल्प जो सी कहता है वो संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है, इसलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट किया गया है, बार बार पूछा भी जाता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हमेशा पूछा गया है, आप याद रखेंगे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा ये होता है, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा का NaHCO3 ये फॉर्मूला है, आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं।
जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है, एक कार्बोनिक यौगिक है ये। बेकिंग सोडा जिसका कहते हैं ये मीठा सोडा होता है और खाने का भी सोडा होता है। इसका यूपी का नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में प्रति अम्लों मतलब प्रत्येक एसिड्स के रूप में सोडा युक्त पेय पदार्थ के रूप में होता है, ठीक है। और NaHCO3 आसानी से CO2 उत्पन्न कर सकता है, मतलब CO2 आसानी से वो बना सकता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में भारी होने के कारण आग व वायु के मध्य एक परत का निर्माण कर लेती है, जिससे आग का वायु से संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। कहता है कि इनमें से कौन सा ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। मुझे लगता है टमाटर होना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड में टमाटर, दूध में तो क्या होता है, शायद मैलिक एसिड होता है, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, चीटी में फॉर्मिक एसिड होता है। तो मुझे लगता है ये टमाटर इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। RPF SI में क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं सही है कि नहीं। हाँ, ये रहा ऑक्जेलिक एसिड, ये टमाटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये दूध का है, लैक्टिक एसिड होता है, सॉरी मैलिक एसिड, सॉरी उसी को सर बोलते हैं, लैक्टिक एसिड दूध का, नींबू का सिट्रिक एसिड, चीटी में फॉर्मिक एसिड, ठीक है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। ये हाइड्रोजन सबसे कंफ्यूज होने वाली बात है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का पूछा जाता है तो आप सिंपल सा बता दोगे कि ये 1 होता है, सबसे पहला ही है हाइड्रोजन, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो होता पीरियोडिक टेबल जो आप देखोगे क्लास 10th में, हाइड्रोजन सबसे ऊपर में ही मौजूद रहता है, इसलिए एटॉमिक नंबर उसका 1 होता है। RPF SI में क्वेश्चन पूछा गया है, ये थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है और परमाणु द्रव्यमान को परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के रूप में परिभाषित करते हैं। और हाइड्रोजन के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होता है, 0, ओनली 0, ठीक है। और एटॉमिक मास इसको कैसे निकालते हैं, तो प्रोटॉन की कुल संख्या को जोड़ देंगे कैसे, न्यूट्रॉन की कुल संख्या से, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा एटॉमिक मास, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में कहता है क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की जो प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। आप याद रखेंगे वेपोराइजेशन, यानी वाष्पीकरण कहा जाता है, मतलब वेपोराइज क्या होता है, आप पानी से जो उबलता हुआ धुआं जो होता है और उसको वेपोराइज करते हैं, भाप जिसे निकलता है। और RPF कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें तापमान द्वारा जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है और वाष्पीकरण कहलाता है, यानी वेपोराइजेशन कहलाता है। जल का बिना क्वथनांक बिंदु पर आए ही वाष्पित होना, जल की सतह पर जल के कण आसपास की सतह से तापीय ऊष्मा प्राप्त कर इतनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि जल के अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं तथा वाष्प में बदल जाते हैं, तो यह प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में कहता है कि परमाणु की संरचना पर काम के लिए वर्ष 1922 में ईस्वी में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखेंगे जो परमाणु की संरचना के लिए दिया गया था, नील्स बोर को। बोर्स मॉडल आपको याद होगा क्लास 10 में, बोर्स मॉडल जो बनाया था वो इसी ने बनाया था, बोर्स मॉडल परमाणु की संरचना के लिए, ठीक है, 1922 में। ये RPF कांस्टेबल में पूछा गया था। 1922 में ईस्वी नील्स बोर को परमाणु की संरचना पर उनके शोध और योगदान के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1922 में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। तो आप आगे जानेंगे किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है एल्कल नाइट्राइल के द्वारा, ठीक है। ये देखिए RPF SI में क्वेश्चन पूछा गया है, एल्कल नाइट्राइल ये क्या होता है, R-C, ये ट्रिपल ऐसे 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 करके N लिखेंगे, ये इसका डिनोट नाम है। इथेरिया विलियन में हाइड्रोजन क्लोराइड तथा स्टेनस क्लोराइड डालते हैं तो पहले इमाइन प्राप्त होता है, फिर एल्डिहाइड का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोलिसिस किया जाता है और इस प्रक्रिया को स्टीफन अभिक्रिया या फिर स्टीफन रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। ये देखिए इसका फॉर्मूला ऐसे डिनोट करेंगे, आप इसको देख लेंगे, एक बार रिविजन कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है ये हमेशा पूछा जाता है, आप याद रखेंगे इसका ½ और ये CaSO4 ½ H2O, बस इतना ही याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए फॉर्मूला ज़्यादा पूछा जाता है। RPF SI में क्वेश्चन पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है यानी केमिकल नेम उसका कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। इसका फॉर्मूला ये है जो आपके ऑप्शन में है, CaSO4 ½ H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस तुरंत जमने वाला जिप्सम प्लास्टर है, जिसे जिप्सम भी कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखा। जिप्सम प्लास्टर है जो 1 महीने में पाउडर कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट से बना होता है, जो गीला होने से और सूख दिए जाने से कठोर बन जाता है, ठीक है, पूरा सॉलिड हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? दोस्तों हीलियम की परमाणु संख्या इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि हीलियम एक छोटा सा गैस, एक नियॉन गैस माना जाता है पीरियोडिक टेबल में, और ये हाइड्रोजन के जस्ट नीचे होता है। यानी हाइड्रोजन कितना होता है 1 नंबर पे, तो हीलियम कितना होगा? हीलियम होता है दूसरे नंबर पे। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये आप ये ऐसा ही में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए डिटेल्स में थोड़ा, हीलियम की जो परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर उसकी 2 है, और हीलियम बाजार में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा वाला तत्व है, हीलियम का प्रतीक He से डिनोट करते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर है 2। आदर्श गैस, आदर्श गैस मतलब होता है नियोन, नियोन NEO, नियोन गैस होता है के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और हीलियम रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। मतलब कि हीलियम का जो होता है इसका कोई रंग नहीं होता, ठीक है, इसका कोई स्मेल भी नहीं होता और इसका कोई स्वाद भी नहीं होता। और हीलियम का उपयोग गुब्बारे और ब्लिप आदि को फुलाने में करते हैं। ठीक है, गुब्बारे जो फूलता है उसको हीलियम डालकर फुलाया जाता है। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास कितना होता है? तो 4.00260 U होता है एटॉमिक मास, और इसका क्वथनांक होता है 268.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हीलियम का। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में कहता है ATM गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए किसको मापने की इकाई है? ATM 24 नवंबर का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रेशर यानी दबाव। ये ATM गैस द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रेशर को मापने की एक इकाई है। थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे ये कैसे आया। RPF कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दबाव जो बल प्रति इकाई क्षेत्र कहलाता है, इसे P यानी प्रेशर से डिनोट करते हैं। दाब यानी प्रेशर का जो है वो SI यूनिट क्या होता है? ये पास्कल होता है, और इसका फॉर्मूला आता है P = F/A यानी फोर्स बटे एरिया। और 1 ATM इक्वल बराबर कितना होता है? 1.013 × 10⁵ पास्कल। और ATM का इसका जो पूरा नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है समुद्री सी लेवल पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में कहता है कि किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो आप याद रखेंगे लुई पास्चर ने की थी किण्वन प्रक्रिया की खोज। पूछा भी गया क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर्स में। RPF कांस्टेबल में देखिए पूछा गया है। किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है जिसका उपयोग रोटी, शराब, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है। लुई पास्चर ने बताया कि गर्मी किण्वन के कारण बनने वाले रोगाणुओं को मार देती है, और इस खोज के कारण उन्होंने भोजन में हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए एक प्रक्रिया का आविष्कार किया, और इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है जिसका बोतल और बर्तन के लिए उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे पॉलीथीन टेरेफ्लेट होता है। RPF कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेट व्यापक रूप से उत्पादित एक प्लास्टिक है, और पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेट अच्छी तरह से उच्च शक्ति, लचीलेपन और रासायनिक प्रतिरोध के कारण बोतलों, कंटेनरों, बक्से व बर्तन जैसे पैकेजिंग सामग्री बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे थोड़ा डिटेल्स में और क्वेश्चन जानेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है फास्फोरस के लिए प्रतीक। फास्फोरस जो होता है उसको किस नाम से डिनोट करते हैं? तो आप याद रखेंगे सिंपल सा P, ये फास्फोरस होता है। ठीक है, RPF कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए फास्फोरस मतलब P दो प्रमुख रूप में पाया जाता है, एक सफेद फास्फोरस, एक लाल। मतलब एक वाइट फास्फोरस होता है, एक रेड फास्फोरस होता है। लाल फास्फोरस का उपयोग जो दिया सिलाई के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में कहता है कि कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें याद रखेंगे सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम क्या है? Na2CO3 इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। RPF कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है, और जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 जो मैंने अभी बताया। और इसका धावन सोडा मैंने वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, सोडा है, सोडा क्रिस्टल्स भी कहते हैं, और एक सामान्य लवण है, और इसका जलीय घोल क्षारीय होता है। क्षारीय मतलब बेस। ठीक है, बेस होता है, और इसलिए इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है, इसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में कहता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखेंगे MgOH2 होता है। ये क्लास 10 में आपको पढ़ाया गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। RPF कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक ये MgOH2 ये देखिए यहाँ पे है, और इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं क्योंकि यह जल में घुलकर दूध जैसा दिखने लगता है, और इसका उपयोग पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए किया जाता है। किसका? MgOH2। ठीक है, याद रखेंगे।
जो कि आयंस में और क्या इनो में पाया जाता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, 30 नंबर में कहता है कि किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात याद करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो आप याद रखेंगे औपचारिक सूत्र का उपयोग किया जाता है। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। जैसे कि किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या के एक बहुत सरल अनुपात याद करने के लिए औपचारिक सूत्र का उपयोग करते हैं। और एक संरचनात्मक सूत्र अणु परमाणुओं की संख्या की आबंध व्यवस्था को इंगित करता है। और आणविक सूत्र का एक अणु या फिर यौगिक में विभिन्न परमाणुओं की सटीक संख्या को इंगित करने के लिए रासायनिक प्रतीकों और पादांक का उपयोग करते हैं। ठीक है, और रासायनिक सूत्र किसी पदार्थ के रासायनिक संरचना केमिकल स्ट्रक्चर को दर्शाता है। मतलब उसका स्ट्रक्चर जो अभी बोले थे ना कि COH वो केमिकल स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आणविक या फिर मूलानुपाती सूत्र हो सकता है, मतलब अभी जो मैंने बोला वही था। आगे क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में क्या कहता है, आप इसको देखो। कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या फिर खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसमें एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। कार्बनिक रसायन में एलिफेटिक यौगिक जो एलिफेटिक कंपाउंड होता है यौगिक को हाइड्रोकार्बन यौगिक को दो श्रेणियों में एक से एक है। दूसरी श्रेणी में एरोमेटिक यौगिक होते हैं। ठीक है, इन दोनों श्रेणियों में क्या का अंतर है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अंतर क्या है कि जैसे कि एरोमेटिक यौगिकों में जो परमाणुओं की किसी श्रृंखला का एक अस्थायी चक्र सम्मिलित होता है, जैसे कि बेंजीन होता है। ठीक है, और एलिफेटिक यौगिकों में से या फिर तो ऐसा कोई चक्र नहीं होता है, वह उस यौगिक के मुख्य भाग का स्थायी हिस्सा नहीं होता है। ब्यूटेन एलिफेटिक यौगिकों का उदाहरण है क्योंकि इसमें बिना किसी चक्र वाली कार्बन परमाणुओं का श्रृंखला है। और ब्यूटेन एक एलिफेटिक यौगिक है जैसे कि C और वैसे ही ये केमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में कहता है कि सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है। तो याद रखेंगे क्यों किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए। ठीक है ना, ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं कैसे है। क्या कहता है कि ऑक्सीजन और जल के साथ उसके तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है और यह हवा के साथ साथ पानी के साथ साथ भी विस्फोटक के रूप में कार्य करती है। और इस प्रकार से यह धातु खुला रखने पर आग पकड़ लेती है और इस कारण सोडियम धातु को मिट्टी के लिए तेल में डुबा कर रखा जाता है। और सोडियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Na होता है और परमाणु संख्या 11 है। और यह एक नर्म चांदी की तरह सफ़ेद अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। और सोडियम एक क्षार धातु है जो आवर्त सारणी के समूह में 1 नंबर में आती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में कहता है कि किसी परमाणु के बाहरी तम में कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं। तो याद रखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स संयोजी बाहरी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स 2 8 8 8 ऐसे करके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से। देखिएगा, एक रासायनिक बंध बनाने के लिए एक तत्व के परमाणु की संयोजन क्षमता को इसके संयोगिता कहते हैं। किसी परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन कक्षा को संयोजी कक्षा कहा जाता है। किसी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब जो सबसे बाहरी, जैसे कि अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 में बोले थे ना कि बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 होता है। 5 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन बाहरी संयोजन क्या है, तो पहले 2 है, उसको बाहरी संयोजन 3 है, तो बाहरी संयोजन 3 हो जाएगा इसका। बस संयोजी इलेक्ट्रॉन वही होता है। बस यही मैं बताना चाहता हूँ आपको। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरेथीन को मुक्त मौलिक या फिर परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है। तो याद रखेंगे टेफ्लॉन होता है। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। पॉली ट्राफ्लोरो एथिलीन जिसे टॉफलिन के रूप में जाना जाता है 4 सामग्रियों से बना होता है। फ्लोरस्पार, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, क्लोरोफॉर्म और पानी, जो 1094 से लेकर 1692 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी इसको सेल्सियस में बदलेंगे 590 से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म करके केमिकल रिएक्शन संयोजित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में कहता है कि कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रखता है। याद रखेंगे ये उत्प्रेरक होता है, जो आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं तथा अभिक्रिया के अंत में स्वयं में परिवर्तित हो जाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरक 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और एक स्वतः मतलब न्यूट्रल बोल सकते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कहता है पॉलीपेप्टाइड में से पॉलीपेप्टाइड से एमिनो एसिड से बनने की जो बहुलीकरण प्रक्रिया की कौन दर प्रदर्शित करता है, तो ये ट्रांसलेशन प्रदर्शित करता है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से जो ट्रांसलेशन पॉलीपेप्टाइड है वो एमिनो एसिड से बनने की बहुलीकरण प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37। कहता है अपरमाणु कण जो प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो आप सभी याद रखें रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की खोज, जो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से। देखिए प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन एक परमाणु के नाभिक में स्थित एक धनात्मक रूप में अवशोषित कण है जिसे 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने खोजा था। रदरफोर्ड ने 1917 में यह सिद्ध किया था कि हाइड्रोजन जो परमाणु है वो एक प्रोटॉन है और एक हाइड्रोजन का केंद्र अन्य सभी परमाणुओं के नाभिक में स्थित है। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है। इनमें से ऑप्शन है बैकलाइट, पीतल, हीरा या फिर तरल हीलियम। तो दोस्तों इसमें से चारों ऑप्शन में से बैकलाइट जो है वो कमजोर विद्युत चालक है। मतलब विद्युत चालक मतलब इलेक्ट्रिक पास कौन करता है, सबसे कमजोर वाला। तो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से, थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। जो बैकलाइट जो होता है वो कमजोर विद्युत चालक है, कंडक्शन। और बैकलाइट एक थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है और यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है और इसलिए इसका उपयोग बिजली के स्विच और प्लग बनाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है। तो यह रखेंगे सिरका जो है एक एसिटिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। यह आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है और सभी के सभी को थोड़ा सा याद कर लेंगे जो कि ऑप्शंस में है। सिरका जो एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है और नारंगी में खट्टा होता है इसलिए सिट्रिक एसिड होता है, नींबू में भी सिट्रिक एसिड होता है क्योंकि खट्टा होता है और सिरका में एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे, ये सब याद रखेंगे ये सारे के सारे ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इमली का भी याद रखेंगे, टर्टरिक एसिड इसमें मौजूद होता है। खट्टे में सबसे कोई ना कोई एसिड मौजूद होता है। आगे कहता है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कि मीथेन का फॉर्मूला क्या था। सभी को जानते हैं, क्लास 10 में पढ़े होंगे। CH4 जो होता है ये मीथेन का फॉर्मूला होता है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से, इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स बातें हैं। इसके मीथेन का फॉर्मूला CH4 है। ये एल्केन श्रेणी का सर्वप्रथम सदस्य होता है। यह रंगहीन और गंधहीन होता है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता और इसका कोई गंध भी नहीं होता और जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है और यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है और इसे भारी गैस या फिर मिथाइल हाइड्राइड के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, और यह इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में कहता है कि इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है, यानी एटॉमिक नंबर पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे 49 होता है, ऑप्शन नंबर सी। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से इंडियम तत्व का रासायनिक संकेत जो होता है वो IN होता है और इसका परमाणु क्रम 49 होता है। यह मुलायम सहज गलनीय रजत श्वेत धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है और यह जस्ते के शोधन में प्राप्त सीसा इंडियम का प्रमुख स्रोत है और इसका उपयोग मिश्र धातु के रूप में आभूषणों में, दर्पण बनाने में, दंत व्यवसाय में तथा परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन का प्रभाव मापने में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 नंबर में कहता है कि पानी के कितने ग्राम में एक मोल यानी 6.022 को गुने 10⁻23 पानी के अणु बनते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब 18 ग्राम के। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से ये H2O मतलब वाटर है और दो हाइड्रोजन के एटम्स होता है परमाणु और एक ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। अब देखिए थोड़ा फॉर्मूला से जानेंगे कैसे कि एक हाइड्रोजन परमाणु का भार और द्रव्यमान 1 ग्राम होता है और 2 हाइड्रोजन परमाणु का भार 2 ग्राम होता है और एक ऑक्सीजन परमाणु का भार कितना होता है 16 GM और 1 मोल H2O का भार कितना होता है 2 + 16 = 18 ग्राम हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर 18 हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसको देख लेना, उसका समझ लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से बहुलक पॉलीमर का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है किसका। तो आप याद रखेंगे बैकलाइट का किया जाता है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से, जैसे कि अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 नंबर में कहता है कि निम्न में से कौन सा एक प्रासलीय एरोसोल प्रकार का कोलाइड है।
कौन है? कोहरा है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से। कोहरा प्लस एयरोसोल प्रकार का एक कोलाइड होता है। कोलाइड्स वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक पदार्थ दूसरे से समान रूप से प्रक्षेपित होता है जिस पदार्थ को फैलाया जाता है। कोलाइड को वर्गीकरण करने की एक सामान्य विधि है। कोलाइड्स प्रकारों में शोल, इमल्सन, फोम एवं एयरोसोल शामिल होते हैं। आगे याद रखेंगे सोल। सोल जो होता है तरल ठोस में कणों के साथ एक कोलाइडी निलंबन होता है। इमल्सन यह दो तरल पदार्थों में संयोजन से बनता है। और फॉर्म जो होता है जब कोई गैस तत्व कण तरल या फिर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। एरोसोल में गैस में तरल व ठोस के छोटे छोटे कण बिखरे होते हैं। और एरोसोल में परिक्षेपण माध्यम गैस होती है जबकि परिक्षेपित अवस्था ठोस व तरल दोनों हो सकती है। ठीक है। और एरोसोल के उदाहरण निम्न में से जैसे धुआं है, कोहरा है और धुंध है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर में कहता है कि परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे रदरफोर्ड को कहा जाता है। ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को परमाणु भौतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। और न्यूटन जो है वो भौतिकी का जनक कहा जाता है। और गैलीलियो को आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। तीनों के तीनों अलग अलग है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर में कहता है कि निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? तो आती है एस्टर। एस्टर में फल की सुगंध आती है। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। एस्ट्रोजन का निर्माण कार्बोनिक एसिड के साथ अल्कोहल की प्रतिक्रिया से होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राप्त एस्टर सबसे आम। एस्टर में फलों की महक होती है क्योंकि फलों को उनकी सुगंध एस्टर में प्राप्त होती है। और एक एस्टर की सुगंध तब उत्पन्न होती है जब अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक समूह जो O2 परमाणु के साथ कार्बन बंधित होती है के साथ जुड़ा होता है। ठीक है। और रसायन में एस्टर का रसायन में एसिड एवं एस्टर एक एसिड कार्बोनिक या फिर अकार्बनिक से प्राप्त एक रासायनिक यौगिक यानी कंपाउंड होता है जिसे कम से कम OH यानी हाइड्रोक्सिल और समूह को O यानी एल्काइल समुद्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिकिंग कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उत्पन्न होता है? तो याद रखेंगे वो टेफ्लॉन होता है। टेफ्लॉन जो रसोई के बर्तन में होता है ना, टेफ्लॉन का उपयोग किया था। ये देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का संक्षिप्त रूप है जिसे PTFE के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उपयोग रसोई में प्रयोग होने वाले नॉन स्टिक कुक वेयर पैन बनाने के लिए किया जाता है। और इसमें नॉन स्टिक गुण होते हैं। और यह एक कृत्रिम बहुलक पॉलीमर है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर में कहता है बोरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाहरीतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? याद रखेंगे इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से। इसमें KLM सेल होते हैं। ठीक है। KLM ऐसे करके फिर इसमें 2 होते हैं, फिर इसमें 8 होते हैं, फिर इसमें जो बाहरी सेल हो वो मौजूद रहता है। ये 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ये बाहरी सेल होते हैं। आइए थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे कैसे। जो बेरी पद्धति के अनुसार परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कोषों में व्यवस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कोष पर कब्जा करते हैं जो नाभिक के सबसे निकट होता है क्योंकि इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। और पहले कोष को के सेल कहा जाता है। के सेल में यानी जिसमें 2 को मौजूद रहता है। ठीक है। के सेल कहा जाता है। ये रहा के सेल जिसमें 2 को मौजूद रहता है। फिर दूसरा से एल सेल होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एल होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर तीसरे कोष में एम सेल होता है जिसमें 18 होते हैं। जैसे KLM होता है जिसमें 18 होते हैं। ठीक है। याद रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा एक किसी कोष में n में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होगी तो पाउली के अपवर्जन नियम से ये परंतु बाहरीतम कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 49 निम्न से कौन सा समस्थानिक नहीं है? समस्थानिक नहीं है मतलब आपके कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है CH20 और आर्गन Ca मतलब कैल्शियम होता है और Ar मतलब आर्गन होता है। ठीक है। आगे जानेंगे डिटेल्स में। जिन तत्वों का जो परमाणु क्रमांक होता है एटॉमिक नंबर वह समान लेकिन परमाणु भार एटॉमिक मास होता है वो भिन्न भिन्न होते हैं, वे समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है। और यहाँ Ca और Ar के परमाणु क्रमांक समान नहीं है मतलब देख लीजिए आप। जो कार्बन है कैल्शियम है Ca, इसका परमाणु भार कितना होता है 40 और परमाणु क्रमांक 20। और आर्गन का 39 और परमाणु क्रमांक 18, दोनों अलग अलग हैं इसलिए इसको समस्थानिक नहीं बोलेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 50 कहता है तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु, जो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें रासायनिक तत्व के गुण होते हैं और सभी ठोस तरल व गैस व प्लाज्मा परमाणुओं से बने होते हैं।
ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में कहता है कि अभिकारकों के केंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया की दर का जो प्रकाशन कहलाता है क्या कहलाता है, तो दर संबंधी नियम कहलाता है। आरपीएफ ऐसे में क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया की दर का प्रकाशन दर जो संबंधी नियम कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में अब कहता है कि समान ऊर्जा वाले कक्षाएं क्या दर्शाती है, तो ये दर्शाती हैं डिजन रेट, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिजन रेट होता है वह वैलेंस कक्षा के एक परमाणु का सबसे बाहरी अवतरण होता है और हाइब्रिड कक्षाओं के अणु में हाइब्रिडाइजेशन के लिए द्वारा बनाई जाती है कक्षा में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53। परमाणुविक और आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या है, तो आप याद रखेंगे एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई है। और ये आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। परमाणुओं और अणुओं के मापन के लिए जो किलोग्राम इकाई का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसमें एक द्रव्यमान एक महत्वपूर्ण मानक इकाई होती है। अणुओं व परमाणुओं के द्रव्य मापन के लिए एकीकृत परमाणु द्रव्य इकाई का प्रयोग किया जाता है और इसे यू से डिनोट करते हैं। 1 एकीकृत परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है 1 यू और 1 एकीकृत परमाणु द्रव्यमान की इकाई कार्बन 12 के द्रव्यमान होता है जो 1/12 के बराबर होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। आवश्यक प्रतिक्रियाओं या फिर रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बने उत्पादों का जो मात्रात्मक अध्ययन होता है क्या होता है, वो होता है स्टोइचियोमेट्री, जो आरपीएफ ऐसे में क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। यह एक रासायनिक सूत्रों को रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उपस्थित मात्रात्मक व मापनीय संबंधों का अध्ययन कहलाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है, वुड स्पिरिट कहा जाता है मिथेनॉल को, जो आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन से। थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। जैसे मिथेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है, मतलब कार्बनिक कंपाउंड है, इसका अणुसूत्र जो CH3OH होता है और इसे मिथेल अल्कोहल कहते हैं, कास्ट अल्कोहल कहते हैं, वुड स्पिरिट भी वुड स्प्रेड भी कहते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 56 नंबर में कहता है कि क्लोरोएथीन का सामान्य नाम क्या है। सामान्य नाम मतलब निकनेम, ये सामान्य नाम जो जनरल नाम क्या कहता है, तो उसको कहते हैं कि विनाइल क्लोराइड होता है। आरपीएफ ऐसे में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है H2C = CHCl होता है। ये रंगहीन कंपाउंड है। यह एक यौगिक औद्योगिक रसायन है जो पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC नामक बहुलक पॉलीमर के साथ इसको उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 57। कार्बनिक यौगिकों के बांड की लंबाई और बांड की ताप धारिता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है, तो ये करता है संकरण। आरपीएफ ऐसे में क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। संकरण क्या, परमाणु के संयोजी कक्षा में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा एनर्जी व भिन्न आकृति के कक्षों के आपस में मिलकर ऊर्जा को पुनः वितरण कर समान ऊर्जा व समान आकृति के उतने ही कक्षकों के बनने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा जाता है पराग कणों की बाहरी परत के एक्सिन निम्न में से किसकी बनी होती है, जो कि अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ होता है। ये स्पोरोपोलोनिन होते हैं, जो आरपीएफ ऐसे में क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए स्पोरोपोलोनिन रासायनिक रूप से एक निष्क्रिय जैविक बहुलक पॉलीमर होता है और यह पौधे के बीजाणुओं और पराग कणों की कठोर बाहरी दीवारों पर एक प्रमुख घटक होता है। यह मिट्टी और तलछट में संरक्षित रहता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 कहता है संयुग्मित डेकोटन ब्यूजेनॉन के निर्माण के लिए फिनोल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है, तो ये क्रोमिक एसिड के साथ ये ऑक्सीकृत होता है। आरपीएफ ऐसे में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या होता है कि संयुग्मित डिकोटन बेंजोइनोन के निर्माण के लिए फिनोल क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 60 कहता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन परमाणु के हैं, किसके समस्थानिक के हैं। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों को इसके नाम से स्वतंत्र अलग के नाम मिले हुए हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं 1Hy, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, और इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर में कहता है कि आसुत जल विद्युत का होता है, किसका होता है, विद्युत का मतलब क्या होता है, वो कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से कुचालक में खनिज लवणों में थोड़ी सी भी मात्रा प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए जल विद्युत का सुचालक होता है तथा अशुद्ध जल लवणों में मुक्त होने के कारण विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर में कहता है
कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसमें उत्पन्न करता है वो क्या कहलाती है, वो दहन कहलाती है। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ या फिर वायु या फिर ऑक्सीकरण द्वारा जलता है दहन कहलाती है। दहन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, इस प्रक्रिया में पदार्थ जो ऑक्सीजन होता है वो O2 से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर में कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अणु के कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है, तो याद रखेंगे 3:8 होता है उसका अनुपात। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। CO2 में कार्बन जो C का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है वो एक अणु है, और CO2 में जो ऑक्सीजन जो O2 का द्रव्यमान 2 × 16 होता है, यानी 16 × 32 ग्राम का होता है। O2 के दोनों अणु हैं, इनके द्रव्यमान का अनुपात होता है 12:32, और इनको काट लेंगे तो ये कट जाएगा 4 से, 4 × 32 और 4 × 8 32, तो ये 3:8 बन गया। ठीक है, इसी तरह से CO2 के में 1 मोल इक्वल टू 1 मोल कार्बन होता है तथा 2 मोल में ऑक्सीजन होता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3:8। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि पदार्थ का मूल रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, क्या कहलाता है, कहलाता है तत्व कहलाता है। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप है जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं या फिर प्रतिक्रियाओं के द्वारा और अधिक सरल तत्वों से नहीं तोड़ा जा सकता है, जैसे कि AU ये सोना होता है, गोल्ड चांदी यानी एल्यूमिनियम Al होता है, और लोहा Fe यानी फेरिक होता है। ठीक है, आगे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 65 नाभिक में न्यूक्लियोसोम्स द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे उसको क्रोमेटिन कहते हैं। आरपीएफ ऐसा में क्वेश्चन पूछा गया था, क्रोमेटिन। नाभिक में न्यूक्लियोसोम्स द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण क्रोमेटिन कहलाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 नंबर में कहता है क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था में किस रूप में जाना होता है, याद रखेंगे पॉइंट डिफेक्ट के रूप में जाना होता है। आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु या फिर आयनों की नियमित अवस्था पूर्णतया नियमित होती है, यानी प्रत्येक अपव्यय एक निश्चित बिंदु पर उपस्थित होते हैं। परम शून्य तापमान पर एंट्रोपी शून्य होती है, और अपव्ययी कणों की आदर्श व्यवस्था से विचलन की बिंदु दोष कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, वह कहलाती है हैबर विधि कहलाती है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से ऐसा ही में। हैबर विधि क्या होता है, इस विधि में शुद्ध नाइट्रोजन यानी N2 जो होता है तथा हाइड्रोजन H2 के 1:3 अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो अमोनिया प्राप्त होता है। मतलब कि जैसे कि N2 + 3H2 ये जो प्राप्त करेगा वो 2NH3 प्राप्त करेगा। ठीक है, और पॉइंट में कहता है कि यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और इस क्रिया के पश्चात आयतन जो वॉल्यूम में कमी होती है, और इस कारण स्वातिलीय के नियम के अनुसार कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया NH3 अधिक उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 नंबर में कहता है कि वह संगठन जैसे कॉलिजन होता है जिसमें दो कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं पूर्णतः इनलास्टिक संगठन, जो आरपीएफ ऐसे में क्वेश्चन पूछा गया था। यह वह संगठन होता है जिसमें दो कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है नाइलॉन 66 के निर्माण के अनुसार किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे एडिपिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ ऐसा में क्वेश्चन पूछा गया था। एडिपिक अम्ल एसिड यानी हेक्सामेथिलीन डाइमीन 1.16 डायमिनो एसिड के बहुलकरण से बनते हैं, और यह कठोर होता है। नाइलॉन धागे से उच्च मान्यता होती है तथा इनकी प्रवृत्ति प्रकाश से इलास्टिक होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर में कहता है कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है। बेरिलियम मतलब एटॉमिक नंबर पूछा गया है, पीरियोडिक टेबल से याद रखेंगे 4 होता है। आरपीएफ ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। बेरिलियम 4Be9 का एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। देखिए ये जो कोई नंबर होता है इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे होता है, यहाँ पे 4, 5, 6 कुछ भी होता है, यहाँ पे होगा एटॉमिक नंबर। आगे बढ़ेंगे, इसका जो परमाणु भार होता है वह 9.012 AMU होता है, और इस तत्व की खोज फ्रेंच केमिस्ट निकोलस लुईस ने की थी। ठीक है, इसके क्या क्या गुण है, ये सिल्वर करण की धातु होती है, नॉन मैग्नेटिक धातु होती है, वो नर्म व भंगुर धातु होती है, एक्सरे किरण के लिए पारदर्शी होती है, और एक्सरे बिना रिकॉर्ड के बेरिलियम से होकर गुजर जाती है। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर में कहता है कि किस पोषण का साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो रखेंगे स्वपोषी क्या किया जाता है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछेगी क्वेश्चन से, इस पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, आगे याद रखेंगे फिनाइल का जो रासायनिक फॉर्मूला यानी केमिकल फार्मूला है वो क्या है, वो C6H5OH होता है। ये इसका होता है फिनाइल का फार्मूला C6H5OH। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से, फिनाइल एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है जो OH डिनोट करते हैं और इस अणु का सूत्र होता है C6H5OH। और फिनाइल का उपयोग घरेलू स्वच्छ और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि निम्न में से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है। तो न्यूक्लियॉन कहा जाता है किसको, इसको कहा जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा जाता है न्यूक्लियॉन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है हीटर का मूल तत्व किस पदार्थ का बना होता है। तो नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से। नाइक्रोम क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक आयरन हीटर होता है जिसके अपव्यय के लिए उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक और उच्च विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए। इसलिए नाइक्रोम का उपयोग इलेक्ट्रिक हीटिंग तत्व के रूप में किया जाता है, जो एक मिश्र धातु होता है जिसमें 80% निकल और 20% जो क्रोमियम होता है। इसका गलनांक कुछ प्रतिरोध साथ लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस होता है, जो इस तत्व को हीटिंग के रूप में प्रयोग करने के लिए सबसे अच्छा बनाता है। और नाइक्रोम क्रोमियम ऑक्साइड की एक बाहरी परत विकसित करता है जो इस हवा में स्थिर बनाता है। और यह क्रोमियम की परत तत्व को गर्म करने के दौरान ऑक्सीकरण करने की सहायता करता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है नॉन सुपरइम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए स्टेरियो आइसोमर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। आरपीएफ ऐसे में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन से, एनेंशियोमर्स नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टेरियो आइसोमर कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में कहता है कि बेंजामाइन का सामान्य नाम क्या है। उसका सामान्य नाम पूछा है, तो याद रखिए एनिलीन उसका सामान्य नाम होता है बेंजामाइन का। आरपीएफ कांस्टेबल ने पूछा गया क्वेश्चन से, सामान्य नाम एनिलीन है। यह अमीनो समूह से जुड़ा हुआ फिनाइल समूह से युक्त है। और एनिलीन एक बासी मछली जैसे महक वाला पीले से भूरे रंग का गाढ़ा गहरा तेल है। इसका फॉर्मूला ये होता है, देखिए C6H5NH2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि मरकरी क्लोराइड का खनिज निम्न में से कौन सा है। तो याद रखेंगे केलोमल है। आरपीएफ कांस्टेबल ने पूछा गया क्वेश्चन से, यह मरकरी क्लोराइड एक रासायनिक यौगिक है। इसका फॉर्मूला था HgCl2 और इसका खनिज कैलोमल है, जिसे मर्क्यूरस क्लोराइड HgCl2 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति पर मात्रात्मक मापक क्या कहलाता है। तो उस समय कहलाता है आयनीकरण तापीय धारिता। ठीक है, आरपीएफ ऐसे में क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मापक आयनीकरण तापीय धारिता कहलाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर में कहता है कि वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है। तो याद रखेंगे वर्धक जो होता है वो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है। आरपीएफ ऐसे में क्वेश्चन से पूछा गया है, थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। वर्धक ये होता है एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें इसके प्रदर्शन को अच्छा क्रियाशील बनाने के लिए ठोस उत्प्रेरक में जोड़ा जाता है। और उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ाने वाले पदार्थ उत्प्रेरक वर्धक तथा उत्प्रेरक शक्ति को कम करने वाले पदार्थ उत्प्रेरक विशेष कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कम से कम व्यावसायिक उर्वरकों में पाए जाने वाली संभावना है। ये वो है सिलिकॉन। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल ऐसे में क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा डिटेल्स समझेंगे। क्योंकि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस और तथा उर्वरक के नामने से निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 81 फोटोग्राफी में कौन सा रसायन का प्रयोग होता है। याद रखेंगे दोस्तों, फोटोग्राफी में रसायन का प्रयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल में ये पूछा गया क्वेश्चन से। सिल्वर ब्रोमाइड जो इसका फॉर्मूला होता है AgBr का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एसिटिक अम्ल का यूपेक नाम होता है वो
एसिटिक एसिड का यूरोप का नाम होता है एथेनोइक एसिड, जिसका आरपीएफ एसआई में पूछा गया था, थोड़ा जिद करने लगी थी। ये देखिए, और ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये एक अम्लीय रंगहीन तथा कार्बनिक यौगिक है, जिसका सूत्र आप ही के पास है CH3COH, ठीक है। CH3COH ये अम्लीय किसका फॉर्मूला है? एथेनोइक एसिड का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 83 नंबर में कहता है कि नाभिकीय रिएक्टरों में से निम्न में से कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन में निर्मित होता है और एक नियंत्रण रूप के में प्रयुक्त हो जाता है? वो होता है भारी जल। भारी जल मतलब सॉलिड वाटर होता है। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा उपकरण है जिसमें परमाणु द्वारा विक्रिया नियंत्रित होती है और स्थिर दर बनी रहती है, ठीक है। और ग्रेफाइट और भारी जल जैसे D2O ड्यूटेरियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित के रूप में किया जाता है। और भारी जल में अपने उच्च मंदन अनुपात और न्यूट्रॉन के लिए कम अवशोषण वाले अनुप्रस्थ काट के कारण एक ऊतक बंध है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 84, और ये आज के चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। कहता है निम्न में से कौन से रंग के अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगीन हर कर देता है? क्या रखेंगे? इसका जवाब है एनिमल चॉकलेट, ठीक है। एनिमल चॉकलेट जो होता है वो बच्चों के अशुद्धियों को अवशोषित करके घोल रंगीन कर देता है। थोड़ा डिटेल में समझेंगे। एनिमल चारकोल, जंतु चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के व्यंजन में किया जाता है और यह कच्ची चीनी के रंगीन करने के लिए भी प्रतीक है, ठीक है, प्रतीक होता है। तो याद रखेंगे। आज के चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। चैप्टर 5 यहीं पे समाप्त होता है। चैप्टर 5 चैप्टर 6 जो भी है केमिस्ट्री यहाँ पे समाप्त हो गया। कौन से बुक की है? रामबाण बुक नहीं है, अंकित भाटी सर की बुक है, रेलवे कांस्टेबल के लिए। आगे हम लोग अगले चैप्टर क्या करेंगे? जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अब बायोलॉजी की ओर जानेंगे। बायोलॉजी होगा, फिर स्ट्रेटेजी के, फिर मैथ करेंगे, फिर रीजनिंग करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।